नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है समझौता एक्सप्रेस। नैना मुंबई जाने वाले बस में चढ़ी और अपनी सीट के ऊपर बैग रखने की जगह तलाशने लगी। किसका सामान है ये? वह चिल्लाई तो पीछे से एक पैसेंजर आया। मेरा है। आपकी सीट पीछे है तो इसे भी पीछे रखिए। नैना तल्ख से उठी। पीछे जगह नहीं है तो? याचक स्वर पर तिलमिलाता जवाब। तो मैं क्या करूं? ये मेरी सीट है, इसके ऊपर की जगह मेरी है। नैना जैसे यश का सारा गुस्सा उस अजनबी पर उतारने को तैयार बैठी थी। उस व्यक्ति ने अपना सामान हटाया तो नैना बड़बड़ाते हुए अपना सामान रखने लगी। इस दुनिया में जिसे देखो वो मुझे ही फॉर ग्रांटेड ले रहा है। ऑफिस में, घर में, बस में, जैसे ही मैं ही फालतू हूँ। सामान रख वह आंख मूंद कर बैठ गई। मस्तिष्क में बारंबार बीते कुछ दिनों के वे दृश्य घूम रहे थे जिनसे पीछा छुड़ाकर वह मुंबई भाग रही थी। यश की हर बात पर लापरवाही और उसकी हर लापरवाही पर नैना का इरिटेट होना। यश और नैना दोनों ही आईटी प्रोफेशनल थे। नैना की रजनी मौसी यश की माँ की पक्की सहेली थी। उन दोनों ने ही मिलकर यह रिश्ता तय किया था। मौसी अक्सर उससे कहा करती, तेरे लिए तो मैंने यश पर बहुत पहले से नज़र रखी थी। इतना खूबसूरत, खुश मिजाज, सीधा सरल, कमाऊ लड़का कहाँ मिलता है आज। मैंने कहने से तू आंख मूंद कर शादी कर ले, देखना मुझे ज़िंदगी भर दुआएं देगी। यश पहली नज़र में ही उसके दिल में घर कर गया था। दोनों अलग अलग कंपनी में नौकरी करते थे, मगर थे पुणे में, इसलिए प्रोफेशनल फ्रंट पर भी यह शादी उसके अनुकूल थी। शादी की शुरुआत में तो सब ठीक रहा, मगर बाद में नैना को यश का व्यवहार बचकाना लगने लगा। वह माँ से शिकायत करती, माँ यश में गंभीरता नाम की चीज़ है ही नहीं। बहुत ही लापरवाह है, कोई चीज़ जगह पर नहीं रखता, कोई काम समय पर नहीं करता, कुछ कहो तो फालतू की बातें बना खीखी करने हंसकर निकल जाता। कितना भी समझाओ समझता ही नहीं। हम पूरी तरह मिसमैच है माँ। पर माँ को बेटी की शिकायतें समझ नहीं आती थी। वह तो इसी बात से खुश थी कि उनका दामाद दिखने में आकर्षक है, अच्छा खासा कमाता है, उनकी बेटी को प्यार करता है, उसे बराबरी का हक और सम्मान देता है, ऑफिस से सीधा घर आता है और उसमें सिगरेट शराब जैसा कोई भी ऐप नहीं है। इससे ज़्यादा एक लड़की को क्या चाहिए भला? मगर नैना को यही सब पसंद नहीं था। वह बेहद अनुशासित, समय की पाबंद और प्लानिंग करके चलने वाली लड़की थी। जरा सी अव्यवस्था उसे अपसेट कर देती। यही यश इसके ठीक विपरीत था। नैना लाइफ को बहुत सीरियस लेती थी। यश जटिलतम परिस्थितियों में भी टेक इट ईजली मंत्र न छोड़ता। चाहे कुछ भी हो जाए, उसके चेहरे पर बुद्ध मुस्कान बनी रहती। यश को अक्सर प्रोजेक्ट के सिलसिले में देश विदेश ट्रैवल करना पड़ता, मगर ऐसा कोई ट्रिप नहीं होता जहां उसका कोई न कोई कपड़ा होटल में छूट न गया हो। आराम से घर से निकलना और आखिरी कॉल पर चेक इन करना, यह था यश। यदि दोनों को कहीं साथ जाना होता तो नैना तैयार होकर गेट पर खड़ी हो जाती, पर यश की कुछ न कुछ लास्ट मिनट की तैयारी चल रही होती। दोनों के बीच जो बहस का सबसे बड़ा मुद्दा था वह था यश का घर में स्लीपर ना पहनकर नंगे पैर चलना। उफ, नंगे पैर यहाँ वहाँ चलते हो और फिर यूं ही बिस्तर पर चढ़ जाते हो। नैना चिढ़ जाती और रोमांटिक रात चढ़े मुंह से बीत जाती। 2-3 दिन बाद यश की यूएस की फ़्लाइट थी। वह अलमारी से कुछ खोज रहा था तो नैना ने पूछा, क्या नहीं मिल रहा है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसा ही। बाद में पता चला यश को अपना पासपोर्ट नहीं मिल रहा था। नैना बिफर उठी, हे भगवान, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? हर बार नैना उसकी तैयारी कराती, मगर इस बार उसने कसम खा ली थी कि चाहे कुछ भी हो वह उसकी कोई मदद नहीं करेगी। वह भी तो अपने सब काम खुद संभालती है। इसी तरह यश को भी सीखना होगा। उसने यश को सबक सिखाने की सोची और उसकी फ़्लाइट से 2 दिन पहले अचानक मुंबई अपनी मौसी के घर जाने का प्रोग्राम बना लिया। इस अकर में कि करने दूर, उसे खुद मैनेज। अब सिर पर पड़ेगा तभी अकल आएगी। बस मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे के हसीन नज़ारों के बीच दौड़ रही थी। नैना का शरीर सफ़र कर रहा था, मगर मन वहीं अटका पड़ा था। पता नहीं सब डॉक्यूमेंट संभाल कर रखेगा या नहीं। लैपटॉप चार्जर, फ़ोन चार्जर, पावर बैंक, पासपोर्ट और न जाने कितने ज़रूरी डॉक्यूमेंट, जिनके न होने पर उसे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हे भगवान, क्या करूं मैं? उसका कैसे क्या सब
कहीं उसे अकेला छोड़कर गलती तो नहीं कर दी। नैना को डरावने विचार आने लगे। उफ, उसने सिर झटक कर विचार को बाहर फेंका, गहरी सांस ली और फिर आंख मूंद कर बैठ गई। मुंबई पहुंचकर नैना ने पाया कि मौसी उसके स्वागत में गेट पर ही खड़ी थी और मिलते ही बड़े बुजुर्गों का सेट डायलॉग मारा। अरे ये क्या, ब्याह के बाद तो लड़कियां फूलकर कुप्पा हो जाती है, मगर तुम तो बड़ी दुबला गई हो बिटिया। गालियां परवाओगी अपनी अम्मा से कि कहा ब्याह दिया बिटिया को। इस बात के लिए तो मैं भी आपसे लड़ने वाली हूँ मौसी। नैना ने स्वर में आक्रोश देख मौसी ने चुप्पी साध ली और उसकी आंखें पढ़ने की कोशिश करने लगी। अपनी मौसी से लड़ने की सोचना भी मत बिट्टो, शुरू में ही हार जाओगी। अनुभव से बोल रहे हैं। मौसा जी ने चुटकी ली तो मौसी ने आंखें बड़ी कर उन्हें चुप करा दिया। खैर, ऐसी ही हंसी ठिठोली और लजीज खाने के साथ नैना का स्वागत हुआ और फिर वह सुस्ताने लगी। मौसी उसके पास आकर बैठी तो उनकी गोद में सिर रखकर आंखें मूंद ली। और सुनाओ बिट्टो, क्या हाल है? सब कुशल मंगल तो है ना? कोई खुशखबरी? बड़े बुजुर्गों का दूसरा सेट डायलॉग, जिसे सुन नैना और चिढ़ गई। क्या मौसी, आपकी सोच भी आपकी तरफ उठा गई है? बुढ़ी और मैं तो अभी भी जवान हूँ। बुढ़ापे वाला लक्षण तो तेरे चेहरे पर डोल रहे हैं। न जवानी की रंगत, न बेहयात वाली चमक। हीरा लड़का खोज कर दिया तुझे, फिर भी ये हाल। कुछ नाराजगी चल रही है क्या आपस में? तुम्हारी सास बता रही थी कि वह US जाने वाला था। क्या गया? नहीं, वो 2 दिन बाद जाएगा। तो फिर तू यहाँ कैसे? मौसी किसी अनुभवी हकीम की तरह मर्ज खंगालने लग गई। क्यों नहीं आ सकती? क्या मेरा यहाँ आने का हक नहीं है? मैं उसकी गुलाम हो गई हूँ? हर वक्त उसकी सेवा में तैनात खड़ी रहूँ? नैना बिफर कर उठ खड़ी हुई। मैंने ये कब कहा? मगर उसको विदा करके आ जाती, क्या सोचता होगा वो? कहते हुए धाकर व्यक्तित्व वाली मौसी का स्वर लड़खड़ा सा गया। वह क्या सोचेगा, इसकी बड़ी चिंता है आपको। मैं क्या सोचती हूँ, मुझ पर क्या गुजर रही है, इससे आपको कोई मतलब नहीं। सच तो यह है मौसी, आपने मुझे हीरा लड़का खोज कर नहीं दिया, बल्कि अपनी सहेली के नालायक लड़के को मेरे पल्ले बांध दिया। आप खून के रिश्ते से आगे दोस्ती निभा गई। मौसी ऐसा आक्रमण सहने को तैयार न थी। उन्हें संभलने को कुछ पल लगे, मगर वे इतना जरूर समझ गई कि नैना से बात उगलवाने के लिए फूक फूक कर कदम रखने पड़ेंगे। क्या कहती है बिट्टो? मेरे लिए तू पहले है, मुझे तेरी ज़्यादा चिंता है। उसका क्या है, मर जात है। रिश्ते में गलती किसी की भी हो, पिसती हमेशा औरत ही है। अब मौसी ने इमोशनल कार्ड खेलना शुरू किया, पर उधर चुप्पी बरकरार रही। पर हुआ क्या, बता तो। क्या हाल कर दिया मेरी फूल सी बच्ची का? मिले तो जरा टांगे तोड़कर रख दूंगी उसकी। मौसी नैना के गाल सहलाते हुए बोली। बस बस, अब इतना भी ड्रामा मत करो। तुम दोनों बहनें सच में ड्रामा क्वीन हो। मौसी चुप हो गई। अजीब मुसीबत है, ना इधर से बोलने दो रही है, ना उधर से। क्या करूँ तो क्या करूँ? मैंने मन ही मन ईश्वर को याद किया और आगे की रणनीति तैयार करने लगी। नैना को वापस खींचकर अपनी गोद में लिटा लिया और उसके बाल में हाथ घुमाने लगी। अच्छा, खुलकर बता, कसम से किसी से नहीं कहूँगी, तेरी माँ से भी नहीं। तेरा ध्यान नहीं रखता, तुझे प्यार नहीं करता, तुझसे लड़ता है या तेरी बात नहीं सुनता? कुछ तो बता। लेटे लेटे नैना सोच रही थी कि मौसी से क्या बताऊं। ध्यान तो रखता है, प्यार भी करता है, और कितना भी उकसा लो, लड़ता तो बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा 2-4 जोक मारकर खीखी करता हुआ पतली गली से निकल जाता है। ऐसी कोई बात नहीं मौसी, बस लगता है जैसे हम 2 विपरीत ध्रुव शादी के नाम पर एक साथ बंध दिए गए। मैं कुछ भी एक सा नहीं, ना आदतें, ना व्यवहार, ना पसंद। हाँ तो सही बात है ना बिट्टो, तुम दोनों पति पत्नी हो, कोई दोस्त नहीं। अलग तो होंगे ही। नैना ने मौसी को सवालिया नज़रों से घूरा। देख बिट्टो, हम दोस्त ऐसे बनते हैं जो आदतें और व्यवहार में हमारे जैसा हो, मगर ऊपर वाला पति पत्नी की ऐसी जोड़ियां बनाता है जिसमें दोनों बिल्कुल उलट हो, ताकि एक की कमी दूसरा पूरी कर दे और फिर दोनों मिलकर संपूर्ण हो जाए, सर्वगुण संपन्न हो जाए। यकीन नहीं आता तो किसी भी जोड़े से पूछ ले। एक को गर्मी ज़्यादा लगेगी तो दूसरे को सर्दी, एक को मीठा पसंद होगा तो दूसरे को नमकीन, एक जल्दी उठेगा तो एक देर तक सोने की जिद करेगा, एक पसारा फैलाएगा तो दूसरा उसे समेटेगा, एक लेट लतीफ़ होगा तो दूसरा घड़ी में आगे दौड़ेगा। मौसी अपनी ही धुन में बोली चली जा रही थी, मगर उनके अंतिम 2 वाक्य पर नैना ठिठक गई। लगा जैसे मौसी ने बात पकड़ ली हो। एक हंसमुख होगा तो दूसरा मुंह चढ़ा, बात बात पर धुआं
छोड़ने वाला। कहते हुए मौसी ने नैना को कनखियों से ऐसा देखा जैसे बुढ़ापे वाला बात का बदला उतार लिया हो। अच्छा, आपके और मौसा जी के बीच तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में जिस्म और एक जान बने घूमते हो। यह सब ऊपर से दिखता है बिट्टो। अब तुम्हें क्या बताएं कि शुरू में हमने कितना बर्दाश्त किया। पता है, जब हमारी शादी हुई थी तुम्हारे मौसा जी को तो एसी के बिना नींद ही नहीं आती थी और हमको घंटे भर में ठंड के मारे कुड़की बंधने लगती थी। पहले अकेले रहते तो दूसरे कमरे में जाकर सो जाते थे। फिर हमारी सासू माँ साथ रहने आ गई तो कमरे के बाहर भी नहीं निकल सकते, वरना जाने क्या क्या कहानियाँ बनाती। तो हम उनके सोते ही चुपचाप एसी बंद कर देते। फिर वे बौखलाए उठते और नींद में ही हमको 10 बातें सुनाकर वापस एसी चला देते। हमसे कहा करते, सुन लो रज्जो, अगर कभी हमारा तलाक होगा तो इसी एसी की वजह से होगा। मौसी हंसते हुए पुरानी यादों में खो गई। फिर क्या हुआ? नैना को मौसी की बातों में रस आया। होना क्या था, वही समझौता एक्सप्रेस दौड़ने लगी। तुम्हारे मौसा जी ने कूलिंग कम और हम मोटा कंबल तान कर सोने लगे। कह रहे थे ना, पिस्ती औरत ही हैं। रहने दो मौसी, कूलिंग तो मौसा जी ने भी कम की ना। नैना हंसते हुए बोली। यही तो बात है बिट्टो, खुशी खुशी साथ रहना है तो बीच का रास्ता तलाशना ही पड़ता है। पर मौसी, यश और मैं हर बात में अलग हैं। मुझे ही पता है मैं उसे कैसे झेल रही हूँ। वैसे ही झेल रही है जैसे वह तुझे झेल रहा है, और वह तो तुझे कितने प्यार से झेल रहा है, जबकि तू कितने शिकायतें करके ठिनक ठिनक कर झेल रही है। सुनकर नैना तुनकी मुझे झेल रहा है, और नहीं तो क्या। अगर वह तुम्हारी आदतें के हिसाब से नहीं चलता तो तुम कहाँ उसकी आदतों के हिसाब से चलती हो। पर वह तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं भागा, ना ही किसी की तुम्हारी शिकायत करता है। वह शिकायत क्या करेगा? मेरे बिना उसका एक दिन काम नहीं चलने वाला है। यह तेरी गलत फहमी है बिट्टो। तू देखना, तेरे बिना भी उसके सब काम आराम से हो जाएंगे। देखना तो आप मौसी, कैसे हर घंटे में कॉल आएगी, यह कहाँ रखा है, वह कहाँ रखा है, यह कैसे करूँ, वह कैसे करूँ। इस गलत फहमी में मत रहना। जब तेरा ब्याह नहीं हुआ था तब से जानती हूँ उसको। हॉस्टल में रहा, अलग अलग शहरों में नौकरी की, सालों से अकेले ही सब संभाल रहा था। उसकी माँ नहीं जाती थी उसकी गृहस्थी जमाने। जानती है, एक दिन तेरी सास मुझे क्या कह रही थी? नैना के कान खड़े हो गए। कह रही थी, रज्जो, तुमने बहू के नाम पर थानेदार पल्ले बांध दिए। जब देखो मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती है, उसे नियम कानून सिखाती रहती है। अपने घर में भी चैन से नहीं रहने सकता है बेचारा। यह तो वही है जो सब हंसते हंसते झेल रहा है, फिर भी कभी शिकायत नहीं करता। सुनकर नैना की तैयोरियां चढ़ गई, मगर चुप रही। यूं ही मौसी भांजी की अंतहीन बातों में समय आगे बढ़ता गया। मगर इन 2 दिनों में यश का ना कोई मैसेज आया, ना मिस कॉल। नैना का मन वहीं लगा हुआ था। अंत बार बार फ़ोन चेक कर रही थी, नहीं आया ना फ़ोन। कुछ पूछने के लिए कर रहा है ना सब खुद। देखो बिट्टो, तुम्हें लगता है कि वह तुम पर निर्भर है, मगर असलियत में तो तुम उस पर बुरी तरह निर्भर हो। क्या कह रही हो मौसी? आई एम फुल्ली इंडिपेंडेंट। नैना अकड़ी। अच्छा, सच सच बताओ, जब से आई हो 2 मिनट भी ऐसे गुजरे हैं जो उसके बारे में नहीं सोचा? तुम उस पर इतना निर्भर हो गई हो, उसके सिवाय न कुछ सोच सकती हो और न देख सकती हो। तुम्हारी पसंद की कढ़ी बनाई थी, मगर तुमने बेमन से खाई। तुम्हारी दी हुई साड़ी पहने हैं और तुमने नोटिस भी नहीं किया। मौसी शिकायती लहजे से बोली। तुम्हारी पूरी सोच ही उसकी आदतों में उलझकर रह गई है। और देखो, वह आराम से यूएस चला गया और मेरे पास फ़ोन आया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। वह तुम्हें फ़ोन करके डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। सुनकर नैना का दिल रो पड़ा। यश को सजा देकर आई थी और अब खुद ही सजाइफ्ता बन बैठी थी। मन भीतर से कसमसा रहा था। यश को मुस्कुराता मासूम चेहरा याद कर अहंकार पिघल रहा था। खुद को कोस रही थी, उसे सी ऑफ किए बिना यूं ही चली आई। वह महीना भर कैसे रहेगी उसके बिना? मौसी की ममता भरी छाँव में 2 दिन बिताए नैना वापस घर की राह चल पड़ी। अनमने से घर का दरवाज़ा खोला तो हर तरफ यश ही यश खड़ा नजर आ रहा था। हंसता मुस्कुराता यश, बातें बनाता यश। नैना ने टेबल पर बैग रखा तो कुर्सी की बैग पर फैले टॉवल पर नज़र पड़ी। एक स्मृति उभरी, कितनी बार कहा है टॉवल बालकनी में सुखाया करो। नैना के गुस्से पर यश का जवाब, क्या कह रही हो जान? पता है यह
टॉवल मुझे मिन्नतें कर रहा है कि मुझे पर पूरा दिन बाहर टांग रखते हो, कितनी गर्मी है बाहर, ज़रा 5 मिनट खुद खड़ा होकर देखो, सूखा अचार बन जाओगे, इसलिए मैंने उसको यहाँ डाल दिया है। वो भी खुश और मैं भी खुश। थोड़ा आगे चली, एक जूता इधर तो एक जूता उधर पड़ा था। एक और स्मृति कौंधी, जूते एक साथ उतार कर क्यों नहीं रखते। भड़कती नेहा और यश की ठंडी बयार सी बातें, पूरा दिन तो बेचारे साथ ही रहते हैं, घर पर तो उन्हें कुछ स्पेस दो। पता है दोनों शिकायत कर रहे थे कि जब देखो हमें साथ साथ चिपकाए रखते हो, हमें भी एक दूसरे से थोड़ा ब्रेक चाहिए। तुमको अपनी बीवी से हर वक्त चिपके रहना है तो चिपको, हमें माफ़ करो। उसकी ऐसी ही न जाने कितनी बातों को याद कर नैना भीगी आंखों से मुस्कुरा उठी। अब वे बातें बचकानी नहीं लग रही थी, प्यार आ रहा था उन पर। मौसी के शब्द कानों में गूंज रहे थे। ऊपर वाला ऐसी उलट जोड़ियां ही बनाता है जिनमें एक की कमी दूसरी पूरी कर देता है और दोनों मिलकर संपूर्ण हो जाए, परफेक्ट हो जाए। आप सही कहती हैं मौसी, उनकी जोड़ी भी परफेक्ट बनेगी। वह यश की लापरवाही संभाल लेगी और उससे खिलखिलाते हुए जीना सीख लेंगी। सोचते हुए नैना भी मौसा जी की तरफ समझौता एक्सप्रेस में सवार हो गई, जिसका एक ही स्टॉप था, एक सुखी आनंदित जीवन। आशा करती हूँ कि आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।